रात के सन्नाटे में जब हर आवाज थम जाती है, तब कुछ अनकही कहानियां हमारे दिमाग के सतह पर तैरने लगती है। कुछ रहस्य वक्त की परतों में दबकर भले ही खो जाए, लेकिन उनकी परछाइयां पूरी तरह कभी नहीं मिटती। ये कहानी भी ऐसे ही एक रहस्य की है, गुंजेश्वर पाटिल और उसके परिवार की। सुना था कि उनकी मौत के बाद भी उनका घर जिंदा है। अगर वो घर आज भी है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वहां आज भी कुछ न कुछ अजीब घटता होगा, कुछ ऐसा जिसे समझना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। मैं उस रात वहां गया था, लेकिन सिर्फ सच्चाई जानने। लेकिन जो मैंने देखा और सुना उसने मेरी सोच ही बदल दी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। काफी साल पहले मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में ड्यूटी पर था। तब मुझे एक अजीब केस के बारे में पता चला। उस केस ने मुझे न सिर्फ सोचने पर मजबूर किया, बल्कि मैं अकेला ही उस वीरान जगह की खोजबीन करने चला गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन मैं अब भी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि मैं गुंजेश्वर पाटिल के उस मनहूस घर से जिंदा वापस आ पाया था। कैसे मुझे नहीं पता, पर एक वक्त ऐसा आया था जब मौत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बस आप ध्यान से कहानी सुनिए। मैंने कहानी में जगह का नाम नहीं बताया है और बाकी नाम भी बदल कर इसे लिखा है। कहानी शुरू होती है साल 2002 की गर्मियों में। ज्वाइनिंग के 5 साल बाद 2002 में यह मेरी दूसरी पोस्टिंग थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक टेप मेरे हाथ नहीं लगा। एक रोज भरी गर्मी की दोपहर मैं अपनी टीम के साथ गश्त लगा रहा था। काफी कुछ देखने के बाद मुझे दूर तक जाता हुआ एक खराब ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता तो दिखाई दे रहा था, लेकिन दूर दूर तक वहां कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक फैला बस वीरान और बंजर इलाका था। मैंने अपने साथी से पूछा, ये रास्ता किस तरफ जाता है? उसने गाड़ी आगे चलाते हुए जवाब दिया, जी आगे हमारे इलाके की एक पुलिस चौकी है, लेकिन काफी सालों से बंद है। लोग उसे शैतान चौकी कहते हैं, क्योंकि अब वहां कोई नहीं जाता। वहां पर सब कुछ वीरान है। यह बात सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे यहां पोस्टिंग हुए 3 से 4 महीने हुए थे, लेकिन आज तक मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी उस बंजर वीरान जगह की ओर मोड़ने के लिए कहा। कुछ 5-10 मिनट में हम उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए एक वीरान सुनसान जगह पर जा पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी हालत में एक पुरानी पुलिस चौकी थी और उससे कुछ दूर एक हवेलीनुमा मकान भी था। मैंने गाड़ी से उतरकर मकान और आसपास की जगह पर टहल कर देखा। भरी दोपहर भी वहां गहरा सन्नाटा था। कोई इंसान, कोई जानवर नहीं था। कोई पंछी भी आसपास मंडराता दिखाई नहीं दे रहा था। धूप इतनी तेज थी कि मुझसे बाहर रुका नहीं गया और मैं उस पुरानी चौकी के अंदर घुस गया। चौकी के खिड़की के ठीक सामने वो पत्थरों से बना टूटा मकान दिखाई पड़ रहा था। बाकी वहां अंदर टेबल, कुर्सी, अलमारी वगैरह जो कुछ भी था, वो पूरी तरह से धूल की परत में लिपटा था। मैंने अपने पास के डंडे से टेबल के ड्रॉवर और अलमारी को खोल कर देखा। उनमें भी काफी धूल जमी हुई थी। मैं वहां से निकलने के लिए पीछे मुड़ा कि मुझे कुछ खरखराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रेडियो खरखराता है। मैंने अपने आसपास देखा। अलमारी के ऊपर धूल की एक मोटी परत में लिपटा हुआ कुछ सामान था। मैंने डंडे से उसे हिलाकर देखा तो वो जो चीज थी वो एकदम से नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरते ही उस चीज पर जमी धूल की परत अलग हो गई। वो एक टेप रिकॉर्डर था, पुराने जमाने का और हाथ के पंजे जितना आकार का, जिसे उस जमाने में वॉकमैन कहते थे। मैं उसे उठाकर कुछ बटन दबाकर हाथ पर पटक कर देख रहा था कि तभी हवलदार भी अंदर चला आया। मैंने उसे आता देख उससे पूछा, यह क्या चीज है? हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पता नहीं साहब, ये चौकी तो पिछले 8-10 साल से बंद है शायद। मैंने उस टेप रिकॉर्डर को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक पुरानी कैसेट फंसी हुई थी। मैंने उसे फिर पूछा, इस चौकी को शैतान चौकी को कहते हैं? हवलदार ने फिर उसी तरह कंधे उड़ाते हुए कहा, यह भी पता नहीं साहब। यहां जो भी पुराने लोग थे, या तो उनका तबादला हो गया है या फिर वो रिटायर हो चुके हैं। बात करते हुए मैंने उस पुराने टेप रिकॉर्डर को चलाने की कोशिश की,
पर उसमें बैटरीज ही नहीं थी। इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले लिया और हम सब कुछ देर बाद वहां से वापस चले गए। रात का अंधेरा हो चुका था। घर जाने के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा कि मुझे एक बार फिर से उस टेप रिकॉर्डर की खरखर की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैं फिर से सोच में पड़ गया। उसमें तो बैटरीज ही नहीं है, तो फिर आवाज कहां से आई? मैंने उसे उठाकर फिर से चेक किया। बैटरीज की जगह खाली थी और ना ही वो चालू हो रहा था। जाते जाते मैंने टेप रिकॉर्डर अपनी जेब में रख लिया और पुलिस थाने से सीधे घर चला गया। खाना वगैरह होने के बाद मुझे सोते वक्त उस टेप रिकॉर्डर का ख्याल आया। मैंने घर की टॉर्च से बैटरीज निकालकर उस टेप रिकॉर्डर में डाल दी। रिकॉर्डर सच में खराब था, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि कैसेट अब भी चल रही थी। आवाज बहुत साफ नहीं थी, बीच बीच में अटक जाती थी, मगर जितना सुना जा सकता था वो काफी अजीब था। मैंने सोचा था कि इसमें कोई पुराना गाना या कोई नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगी, मगर जब मैंने इसे चलाया तो मुझे समझ आया कि इसमें कोई अजीब सा राज छुपा हुआ है। बीच बीच में किसी बच्ची की आवाज आ रही थी, जो कभी अपनी मां को तो कभी किसी और को आवाज दे रही थी। उसके कुछ ही देर बाद दौड़ने और चीखने की आवाजें सुनाई दी, जो कि शायद काफी दूर से आ रही थी, और फिर कैसेट खत्म हो गई। वो सब सुनने के बाद मेरा दिमाग हिल गया था। पहले सुनकर तो ये लग रहा था कि कोई बच्चे के साथ खेल रहा है, फिर अचानक से कोई चीखने लगा। चीखें ऐसी थी जैसे कोई डरने के बाद चीखता है। क्या यह टेप रिकॉर्डर किसी केस के बारे में कोई सुराग है? मैंने टेप रिकॉर्डर को वहीं पास में रख दिया। अगले दिन पुलिस थाने में जाकर मैंने हवलदार से उस टूटे घर के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बस इतना कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है, और इसलिए मैंने उस शैतान चौकी और उस घर से जुड़े पिछले कुछ रिकॉर्ड चेक करने को कहा। और तब मुझे एक केस के बारे में पता चला। इस घर को अड़ोस पड़ोस के सारे लोग सब भूतिया घर कहते थे। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी 3 खून हुए थे। गुंजेश्वर पाटिल, उसकी बीवी और उनकी 11 साल की एक बेटी। 6 लुटेरों ने बेरहमी से उनका गला रेतकर मार डाला था। उनके अड़ोस पड़ोस में ज्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो उस परिवार को पसंद नहीं करते थे। लिखा था कि पाटिल बहुत बुरा इंसान था। लोगों से झगड़ा करना, मारपीट करना उसकी आदत थी, और इसलिए उनसे कोई बात भी नहीं करता था। उसका घर में इतना खौफ था कि किसी को घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। इसलिए जब अड़ोस पड़ोस के लोगों को घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, तब उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं गया। और उसकी अगली सुबह पुलिस ने खून से सने कमरों से उनकी लाशें बरामद की, और तभी से वो घर हॉन्टेड कहलाने लगा। आसपास रहने वाले लोग भी धीरे धीरे उस जगह को छोड़कर चले गए। लोगों का कहना था कि उन्हें घर में किसी मरी हुई लड़की की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन इस घटना के पीछे एक और कहानी छुपी थी। उस रात जिन डाकुओं ने पाटिल परिवार के घर में डकैती की थी, उनमें से एक शख्स अब भी जिंदा था, नागराज, जो किसी जमाने में डाकू नागा के नाम से मशहूर था। पाटिल परिवार की मौत के लगभग 3 साल बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। मगर यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नागराज ने यह साफ साफ कहा था कि उन्होंने पाटिल परिवार में से किसी को भी नहीं मारा था। उसने बताया कि जब डकैत घर में घुसे थे तब घर में कोई नहीं था, बस एक आदमी उन्हें दिखाई दिया जो खुद डरा हुआ था। इसलिए उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। फिर उन्होंने पूरे घर को लूटा और बाहर से दरवाजा बंद करके वो चले गए। अगले दिन जब उन्होंने अखबार में पढ़ा कि पाटिल परिवार के 3 लोग मारे जा चुके हैं, तब वो हैरान रह गए। लेकिन अगर डकैतों ने उनकी हत्या नहीं की तो फिर किसने की और क्यों? पुलिस ने इस सवाल का जवाब कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने इसे नागराज का झूठ मानकर बस नजरअंदाज कर दिया। मगर मुझे इन सब में एक बात खटक रही थी। अगर वो अपने पिछले सारे कत्ल और गुनाह कबूल कर चुका था, तो सिर्फ इन 3 हत्याओं के बारे में वो झूठ क्यों बोलेगा? और यही जानने के लिए मैंने खुद उस बूढ़े नागराज से जाकर मुलाकात की। मगर अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो बस यही एक बात दोहराता रहा कि मैंने पाटिल परिवार को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। सब कुछ समझ से बाहर था
लेकिन मेरे लिए अब ये एक केस चुनौती बन गया था। इस घटना को समझने के लिए मैंने बहुत खोजबीन की, मगर इस पुरानी घटना के बारे में मुझे ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। बस पुराने लोगों से कुछ एक जैसे किस्से सुनाई दिए कि वहां किसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो उन्हें अपने पास बुलाती है और गायब हो जाती है। मैंने कैसेट को भी काफी बार चलाकर सुना, लेकिन उनमें बस अजीबोगरीब आवाजें थी। 3 हत्याएं होना, उसी बीच डकैती और एक लड़की की आत्मा का दिखाई देना, यह सब कुछ उलझा हुआ था। इस बीच एक रोज मुझे एक हवलदार ने कहा कि कोई मेरे लिए पुलिस थाने के बाहर चिट्ठी छोड़ गया है। मुझे लगा कि जरूर कोई सुराग होगा। मैंने कागज को फाड़कर देखा तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था, बंगले के एक खास कमरे में कुछ ऐसा है जो अतीत में हुई घटनाओं को दोहराता है। मुझे वो बात कुछ समझ नहीं आई। क्या चीज और अतीत की घटना को दोहराता है, इसका क्या मतलब है? अब वहां क्या हुआ था यह जानने के लिए बस एक ही रास्ता था, और वो ये कि मुझे खुद उस घर के अंदर जाकर खोजबीन करनी होगी। दोपहर को मैंने चुपचाप पुलिस थाने की अलमारी से उस घर की चाबी ले ली और केस के कुछ कागजात निकालकर अपने पास रख लिए। शाम को मैं अपने घर जाने के बजाय उस बंजर वीरान जगह की ओर चला गया। बस एक हवलदार को यह बात पता थी कि मैं उस घर के अंदर जाने वाला हूं। मुझे यकीन था कि उस घर में जरूर कोई राज छुपा होगा, कोई ना कोई सुराग आज भी वहां जरूर होगा। मैंने अपने पास की चाबी से घर का दरवाजा खोला। अंदर कम रोशनी थी, लेकिन अंधेरा होने में अब भी घंटे 1.5 घंटा बाकी था। मैंने धीरे से घर के अंदर कदम रखा। हर जगह धूल मिट्टी और जाले बने हुए थे। पता नहीं ऐसी धूल भरी जगह में मैं क्या ही ढूंढ पाऊंगा। मैंने अपने पास के कागजात को पढ़ा और एक एक कर घर के सभी कमरों को देखना शुरू किया। हर एक कमरे को मुझे बारीकी से और ध्यान से देखना था, लेकिन आसपास देखने में और जांच करने में बाहर कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। मैं उस वक्त घर से बाहर जा सकता था, लेकिन अब जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने अपने पास की टॉर्च चालू की और अपना काम जारी रखा। सबसे ऊपर के कमरे में बाहर से हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। कमरे में सिर्फ एक छोटी फोल्डिंग टेबल और कुर्सी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैंने कमरे का जायजा लिया और फिर धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां कभी कुंजेश्वर पाटिल और उसके परिवार का खून बहा था। सुना था कि उस रात जब डकैतों ने हमला किया तो खून पूरे फर्श पर फैल गया था, और इतने सालों बाद भी वो सूखा हुआ गाढ़ा धब्बा मिटा नहीं था। वक्त ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन वो निशान वहीं के वही थे। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 8 बजने को थे। अभी तो रात और गहरी होगी और तब जाकर कुछ महसूस होगा। तब तक क्यों न इस घर का थोड़ा और मुआयना कर लिया जाए। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आया। सीढ़ियों के किनारे एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, जिसे ऊपर से किसी ने ब्लेड से हल्का काट दिया था। कुछ देर उसे देखने के बाद मैं आगे बढ़ा। नीचे एक छोटा मेहमानों के लिए बैठने का कमरा था, जिसके चारों ओर धूल जमी थी। इसके साथ एक और छोटा कमरा जुड़ा था, जिसे मैं शाम से ही देखना चाहता था, लेकिन अब तक मैं दूसरे कामों में उलझा था। जेब से चाबी निकालकर मैंने दरवाजा खोला। घर की अधिकतर दरवाजों के कब्जे जंग खा चुके थे, इसलिए दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी डरावनी आवाज हुई। वो कमरा ऊपर वाले कमरे से छोटा था। शायद कभी वो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। जमीन पर बिछा पुराना कारपेट जगह जगह से फटा हुआ था। आसपास कुछ टूटी फूटी फर्नीचर की चीजें बिखरी थी और कोने में पुराने अखबारों का ढेर लगा था। मेरी नजर एक कोने में पड़ी। वहां देखा तो धूल में लिपटी लकड़ी जैसी कोई चीज वहां थी। मैंने धीरे धीरे उस पर से धूल हटाई और एक चीज मुझे वहां दिखाई दी, एक पुरानी लंबी बांसुरी। मुझे हैरानी हुई। शायद पाटिल परिवार का कोई इसे बजाता रहा होगा। इतनी पुरानी होने के बावजूद ये यहीं पर पड़ी थी। मुझे संगीत की थोड़ी बहुत समझ थी, इसलिए बांसुरी फेंकने का मन नहीं किया। ध्यान से देखा तो उसकी सतह पर कुछ लिखा हुआ दिखा। अंग्रेजी के कुछ अक्षर थे या कुछ और, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि उस पर मोटी धूल की परत जमी थी। बांसुरी को हाथ में लेकर मैंने कमरे के चारों तरफ एक बार फिर से नजर दौड़ाई। कमरे का निरीक्षण किया और बाहर निकलने ही वाला था
कि अचानक एक अजीब बात महसूस हुई और मैं वहीं पर ठिठक गया। मेरे पैरों के नीचे की जमीन अलग थी। मेरे चलने की जो आवाज पहले आ रही थी उसमें अब हल्का सा बदलाव था। और ऐसा तभी होता है जब फर्श के नीचे कुछ खाली जगह हो। थोड़ा झुककर मैंने कारपेट को हटाया। एक धूल का गुबार मेरे चेहरे से टकराया, जिससे बचने के लिए मैंने अपनी नाक हाथ से ढक ली। कुछ सेकंड बाद जब धूल हटी, नजर साफ हुई तो देखा फर्श पर एक छोटा सा चौकोर दरवाजा था, करीब 1 फुट का स्क्वायर, जिसके ऊपर एक हैंडल लगा था और उसमें एक की होल भी था। मैंने ताकत लगाकर दरवाजा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे वो दरवाजा उठाया नहीं गया। यानी इसे खोलने के लिए कोई खास चाबी चाहिए थी, जो मेरे पास नहीं थी। वो छोटा दरवाजा लकड़ी की तख्तियों से बना था और उन तख्तियों के बीच की दरारों से अंदर का अंधेरा दिख रहा था। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जानने का सिर्फ एक तरीका था। मैंने गहरी सांस ली और छेद के पास मुंह ले जाकर नीचे की ओर जोर से आवाज दी, कोई है? आवाज करते ही मैंने कान छेद पर लगाया और इंतजार करने लगा। लगभग 4 बार मेरी आवाज की गूंज सुनाई दी। इसका मतलब था कि नीचे का हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि शायद अधूरा या खाली था। मैंने कारपेट को वापस उसी जगह पर रख दिया और वहां से खड़ा हो गया। कमरे से बाहर निकलते वक्त एक पल के लिए मैं फिर रुका, क्योंकि अभी अभी मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी थी। इसमें बस 2 संभावनाएं थी, या तो वो किसी चूहे की आवाज थी या कुछ और था। पर मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और वापस ऊपर चला गया। ऊपर कमरे में लौटकर मैंने बांसुरी को रोशनी में देखा। उस पर एक नाम उभर आया, ईशा। किसी ने उस नाम का पहला अक्षर कुरेदकर मिटाने की कोशिश की थी। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की। वो अक्षर कुछ कुछ एन जैसा दिखाई दे रहा था। यह नाम कहीं सुना हुआ लगता है। पाटिल की बेटी का नाम ईशा था। शायद ये उसकी बांसुरी थी। बांसुरी को पलटकर देखने पर एक और बात ध्यान में आई। यह किसी आम बांसुरी जैसी नहीं थी। आमतौर पर बांसुरी के 6 या 8 छेद होते हैं, लेकिन इनमें कुल 9 छेद थे और वे पूरी तरह से गोल नहीं थे, बल्कि कोनों से हल्के कटे हुए थे। मैंने कभी बचपन में थोड़ी बहुत बांसुरी बजानी सीखी थी, इसलिए उस पर की धूल झाड़कर मैं बांसुरी को मुंह के पास ले गया और फूंक मारकर बजाने की कोशिश की। एक हल्की खोखली सी आवाज निकली, लेकिन वो ठीक से नहीं बजी। मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यह बांसुरी शायद किसी खास तरह की थी, जिसे आमतौर पर नहीं बजाया जा सकता था। मैंने उसे टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में पीली रोशनी थी। बाहर दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। मैंने टेबल पर झुककर कागजों पर ध्यान दिया, जो कि पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां थी। रिपोर्ट में लिखा था कि घर के 2 सदस्यों को ऊपर के कमरे में और एक सदस्य को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर पूरे घर में लूटपाट हुई। लुटेरे सामान समेटकर नीचे आए, बाहर से दरवाजा बंद किया और वहां से चले गए। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर की एक कमरे की खिड़की में काफी सारे कौवे जमा हो गए थे, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ और फिर उन्होंने दरवाजा खोला। तब घर के अंदर सभी की लाशें पड़ी मिली। लेकिन इस कहानी में एक कमी थी। अगर नागराज की बात मान ले कि उन्होंने उस परिवार को नहीं मारा था, और अगर लुटेरे चले गए थे, तो उस परिवार को बाद में किसने मारा? क्योंकि जब पड़ोस के लोग बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर घुसे थे, तो उन्हें वहां 3 लोगों की लाशें मिली। यानी डाकुओं के जाने के बाद सुबह होते होते उन 3 लोगों को बंद कमरे में मार दिया गया होगा। लेकिन यहां एक अजीब पहेली थी। पुलिस का कहना था कि डाकुओं ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया था। सुबह भी दरवाजा उसी तरह बंद मिला, यानी बाहर से कोई अंदर नहीं आया। तो फिर कातिल कमरे में घुसा कैसे? इस घटना की मुझे कोई कड़ी नहीं मिल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक सोच ने जन्म ले लिया। हो सकता है कि जब डाकू ने बाहर से दरवाजा बंद किया तब कातिल पहले से ही अंदर मौजूद था। लेकिन अगर ऐसा था तो डाकुओं की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? शाम होते होते मेरे भीतर डर और बढ़ गया। पहली बार नहीं, बल्कि दूसरी बार। पहली बार जब मैं तहखाने के पास था तब, और अब मुझे लग रहा था कि कातिल शायद उसी कमरे में छुपा हुआ था
डाकुओं के जाने के बाद वो बाहर निकला और फिर उसने हत्याएं की। लेकिन सवाल यह भी था कि अगर उसने वाकई उन तीनों को मारा तो फिर वो गया कहाँ? हो सकता है कि वो पूरी रात उसी तहखाने में छिपा रहा हो और जब सुबह लोगों ने लाशें देखी और हंगामा मचाया तो वो चुपचाप भीड़ में मिलकर गायब हो गया हो। अब जो भी हो, मुझे लग रहा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब पास के कमरे और नीचे के उस बेसमेंट में छिपे हैं। एक का दरवाजा मेरे लिए खोलना मुमकिन नहीं था और दूसरे में मैं घुसना नहीं चाहता था। लेकिन अब मेरा ध्यान एक और चीज पर गया। दीवार की दूसरी तरफ से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैंने दीवार के पास कान लगाकर आवाज को सुनने की कोशिश की। कोई हल्की हल्की आहट, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा हो, और वो आहट पास के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर रुकी। फिर अचानक चाबी घूमने की आवाज आई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया और तभी एक बच्ची की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मम्मी, मम्मी। कोई बच्ची डर के मारे किसी को पुकार रही थी। कई बार पुकारने के बाद वो आवाज रुक गई और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे और मेरा मन कह रहा था कि अब कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। शुरुआती डर खत्म होने के बाद मेरा दिमाग फिर से काम करने लगा। नीचे से कोई ऊपर आया था। क्या वो उसी नीचे के कमरे में छुपा था? और मुझे एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज पास के कमरे से नहीं बल्कि नीचे से आ रही थी। कोई सीढ़ियों पर बार बार भाग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से इस वक्त तक डकैत पाटिल के परिवार को नीचे कमरे में कैद करके पहली मंजिल पर थे, तो फिर सीढ़ियों पर एक छोटी बच्ची की आवाज कैसे आ सकती थी? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदम बाहर रखे, मेरे पूरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। नीचे जाने वाली सीढ़ियों के ठीक ऊपर खून से सने पैरों के निशान थे, जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे। निशानों को गौर से देखा तो समझ आया ये किसी बच्चे के पैरों के निशान थे। टॉर्च हाथ में लेकर मैं धीरे धीरे उनके पास से नीचे उतरने लगा। नीचे से अब भी हल्की हल्की आवाज आ रही थी। साथ ही लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की मध्यम आहट गूंज रही थी, यानी कोई इधर उधर चल रहा था। नीचे का पूरा हिस्सा एक अजीब सी लालचट रोशनी में डूबा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो पूरा घर धीरे धीरे उस मनहूस रात की ओर लौट रहा हो। उस रात जब ये सब कुछ हुआ था, तभी मुझे कमरे के अंदर से एक कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। स्टोर रूम के सामने पहुंचते ही मैं चौंक पड़ा। कमरे के ठीक बीच में किसी ने कालीन हटा दिया था। उसके नीचे का छोटा लकड़ी का दरवाजा अब खुला था। कमरे की लाल चट्टी रोशनी और हल्की होकर उस पर पड़ रही थी। पास जाकर मैंने अंदर झांका। टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो छोटे पैरों के निशान अंदर की ओर गए थे। ऊपर से थोड़ी सीढ़ियां उतरकर मैं अंदर नीचे गया। अचानक कमरे का तापमान कई डिग्री कम होता हुआ महसूस हुआ। ठंड से मेरा शरीर कांप उठा। लगा जैसे कमरे के किसी कोने में कोई धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा हो। वहां पर कई साए बिना आवाज किए कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक चहलकदमी कर रहे थे, और एक कदम आगे बढ़ाते ही अंधेरे में एक आकृति उभरी। एक छोटी लड़की का शरीर। वो कोई छोटी लड़की थी जो मेरी तरफ पीठ करके सीधी खड़ी थी। उसने धूल से सना सफेद सा फ्रॉक पहना था। उसकी पीठ और पैरों के नंगे हिस्सों पर खून के छींटे बिखरे थे और वो हल्के हल्के कांप रही थी। एक अजीब से डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं उसके पास गया और धीरे से एक हाथ ऊपर उठाया, फिर अपने हाथ को उसके कंधे पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। मेरे हाथ के स्पर्श से वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चेहरे पर जख्म थे और अब उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ रही थी। उसका वो भयानक चेहरा देखकर मैं लगभग 3 फीट पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे उस पूरे कमरे में कई लोगों की मौजूदगी महसूस हो रही थी। लाल रोशनी अब थोड़ी और तेज हो गई थी
उस रोशनी में मैंने देखा उस जगह की 3 दीवारों के सामने 3 परछाइयां खड़ी थी और उनके गले पर खून के कटे निशान थे और वो तीनों भी मेरी तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। और तब मुझे एक बात याद आई, ऊपर के कमरे से अभी तक कोई चीख की आवाज नहीं आई थी, यानी डकैतों ने अभी किसी को मारा नहीं था। तो फिर मुझे इनके गले पर कटे निशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब मेरे आसपास कोई नहीं था, लेकिन मेरे ठीक पीछे खटखट की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है? मैं उठकर पीछे मुड़ा। हल्की रोशनी में एक छोटी अलमारी दिखी। उस बेसमेंट में अब कोई आवाज नहीं थी, बस एक भयानक सन्नाटा था। 2 बार जोर से खींचने के बाद भी वो अलमारी नहीं खुली। साफ साफ समझ आ रहा था कि इसे सालों से खोला नहीं गया है। लकड़ी की चटखन से कान सटाकर मैंने अंदर कुछ सुनने की कोशिश की। पहले कुछ पल तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी ध्यान से सुनता रहा। ऐसा लगा जैसे दरवाजे की दूसरी तरफ कोई है जो किसी संकेत के इंतजार में चुपचाप खड़ा है। लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। कमरे की रोशनी धीमी होती चली गई और अंधेरे ने फिर से कमरे को निगल लिया। और फिर मैं समझ गया कि अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं बारीकी से निरीक्षण करते हुए उस बेसमेंट से बाहर निकल आया। अब तक मुझे एक बात साफ साफ समझ आ चुकी थी कि इस परिवार के कम से कम 3 लोगों की हत्या डाकुओं के आने से पहले कर दी गई थी और कोई चौथा था जिसकी हत्या बाद में हुई थी। लेकिन अगर 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी तो वो चौथा इंसान कौन था और उसका इस केस से क्या लेना देना था? क्यों किसी को भी उस चौथे इंसान के बारे में पता नहीं चला? जैसे ही मैं ऊपर आया, पास के कमरे में छटपटाहट की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई इधर उधर भाग रहा है। हवा में छुरियां चलने की आवाज गूंज रही थी। मैं कमरे में घुसा और वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। वहां कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो अब तक मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। टेबल के एक तरफ वो बांसुरी पड़ी थी। उसे हाथ में लेकर फिर एक बार घुमा कर देखा, लेकिन मैंने उसे बजाने की कोशिश नहीं की। मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ। इस हालत में डरकर मैं घर लौट सकता था, लेकिन ऐसा करने से पाटिल परिवार की हत्या का रहस्य, जिसके मैं इतने करीब पहुंच चुका था, वो अनसुलझा रह जाता। मेरा दिल कह रहा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब उस पास वाले कमरे के अंदर है और उस कमरे की चाबी मेरे पास थी। मैंने बस एक पल के लिए सोचा और फिर तय किया कि जो भी होगा देखा जाएगा। बैग में से चाबी निकालकर मैं कमरे के दरवाजे के पास गया। चाबी लॉक में डालते ही दरवाजा खुला। मैंने धीरे धीरे धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए पूरा खुल गया। अब वहां कोई आवाज नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। मैंने टॉर्च जलाकर जमीन पर रोशनी डाली। वहां कुछ सूखा हुआ काला धब्बा फैला था जो कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था। टॉर्च की रोशनी में ऐसा लग रहा था मानो वो कोई पुराना खून हो। मैं धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। खून का निशान दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी एक शाखा बीच में से अलग होकर दूसरी दीवार की ओर जा रही थी। मैं उस दीवार के पास जाकर नीचे बैठ गया। मैं जहां बैठा था वहीं पर खून का निशान खत्म हो रहा था। दीवार के सबसे निचले हिस्से पर किसी ने धारदार चीज से खरोच कर कुछ लिखा था, तो मैं पहचान गया कि ये कोई शब्द नहीं थे। ये कुछ धुन के संकेत थे, कुछ धुनियां जैसे पियानो की किसी रोल शीट पर लिखे जाते हैं। ये किसने लिखा होगा? अब मुझे वो बांसुरी याद आई। क्या किसी ने यह सुर बजाने के लिए कोई संकेत छोड़ा था? मैं दौड़कर पास के कमरे से वो बांसुरी जैसी चीज उठा लाया। उस दीवार पर बने निशान बता रहे थे कि बांसुरी के 9 छेदों पर उंगलियां कहां पर रखनी है। अब कोई शक नहीं था कि ये वही बांसुरी थी जिसका जिक्र यहां किया गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर वो बांसुरी बजाने की कोशिश की और तभी कुछ अजीब हुआ। उसमें से एक धुन उभरी, ऐसी अनोखी, मधुर, फिर भी डरावनी धुन। पता नहीं मैं कैसे उसे बजा सकता हूं। धुन के बजते ही लगा जैसे बांसुरी मेरे होठों से चिपक गई हो और उसमें से अपने आप ही धुन निकल रही हो। मैं खुद को उस धुन से बनता हुआ महसूस करने लगा। ये एक सम्मोहन जैसा था।
धीरे धीरे मुझे नींद आ रही थी, लेकिन ये आम नींद नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मैं खुद से दूर होता जा रहा हूं, और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। सारी चीजों पर की धूल हटती चली गई और हर चीज का रंग उभरने लगा। मेरे चारों ओर पुरानी घटनाएं दोबारा घटने लगी। यह कोई सपना नहीं था। मैंने देखा, डाकुओं के आने से पहले गुंजेश्वर पाटिल ने गुस्से में अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी, और तब उसके पीछे कोई खड़ा था, पर उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर पाटिल ने उनकी लाशों को बेडरूम के बेड के नीचे कपड़ों में छुपा दिया, लेकिन उसके बाद भी गुंजेश्वर पाटिल गुस्से में किसी और को ढूंढ रहा था। हर कमरे को, हर जगह को तलाश रहा था, और जब गुंजेश्वर गुस्से में यहां वहां घूम रहा था, उसी वक्त डाकू घर में घुस आए। उन्होंने गुंजेश्वर को कमरे से बाहर भागते देखा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और बांधकर एक दूसरे कमरे के अंदर बंद कर दिया। और तब डकैतों को जरा भी पता नहीं था कि घर में पहले ही 2 खून हो चुके हैं, और फिर वो आराम से घर लूटने में लग गए। वो डकैत जब लूटपाट करके जाने लगे, तब उनमें से एक साथी की नजर बेसमेंट के पास पड़ी बांसुरी पर गई। उसे वो बांसुरी पसंद आई थी और उसने तय किया कि वो इसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उसी पल बेसमेंट का दरवाजा तेज आवाज करते हुए अचानक से बंद हो गया। वो डाकू घबराकर बाहर चला गया और साथ ही साथ वो बांसुरी को ले जाना भूल गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? गुंजेश्वर पाटिल की हत्या किसने की? और मुझे अचानक ये सारी घटनाएं दिखने कैसे लगी? मैं अचानक से उस माहौल से बाहर आ गया, जैसे किसी ने मुझे जोर का धक्का दे दिया हो। लगा जैसे मैं गहरी नींद से जाग गया हूं, और मैं पीछे मुड़ा। देखा तो कमरे के दरवाजे के ठीक सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। सिर थोड़ा झुकाकर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बार मैं नहीं, वो मेरी तरफ बढ़ी। धीरे धीरे उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी नीली आंखों की पुतलियां अब अस्वाभाविक रूप से बड़ी होती गई और पूरी आंख पर वो कब्जा जमा रही थी। वो फिर से हंसने लगी। एक तीखी पुकार के साथ उसने मुझे अपनी ओर खींचा। मुझे लगा कि मैं अपने शरीर पर काबू खो रहा हूं। मेरी हालत अधमरे इंसान जैसी हो गई थी। वो लड़की थी, उसकी आत्मा थी पता नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसने मुझे काफी बार दीवार पर पटका। मैं देख पा रहा था कि मेरे हाथों से सिर से खून बह रहा था, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने हाथ की बांसुरी वहीं फेंक दी। बांसुरी फेंकते ही मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। मैं करीब 15-20 फीट ऊपर से नीचे गिरा था और शायद मेरी रीढ़ की कोई हड्डी टूट गई थी। मैं अब उठ नहीं पा रहा था और फिर मैं घने अंधेरे में खींचता चला गया। कोई मुझे खींचते हुए कहीं ले जा रहा था, लेकिन अब तक मैं इतना जख्मी हो चुका था कि मैं अपना होश खो बैठा था। कुछ देर बाद मुझे थोड़ा होश आ गया। मेरा माथा इतना भारी था कि लगा जैसे कई साल बाद मैं नींद से जाग रहा हूं। उठने की नाकाम कोशिश की, लेकिन शरीर में जान नहीं थी। शायद जगह जगह पर हड्डियां टूटी थी। उसके कुछ देर बाद मैं किसी तरह सरकते हुए उसी कमरे के एक कोने में दीवार से सटकर बैठ गया। जब मेरा दिमाग शांत हुआ, तब मुझे महसूस हुआ कि बेसमेंट के अंदर कोई और भी है। उसकी सांसों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैंने अधमरी आवाज में उसे पूछा, कौन है? कौन हो तुम? मैं जानता हूं तुम्हें इस परिवार को मौत दी है। मुझे एक आवाज सुनाई दी और फिर धीरे धीरे मेरी आवाज कमजोर होती चली गई। मेरी आंखें बंद होती चली गई और सब जैसे गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। अगली बार जब मुझे होश आया, तब मैं एक अस्पताल में था। हाथों पर पैरों पर प्लास्टर था। रीढ़ का भी शायद ऑपरेशन हो चुका था, क्योंकि जब मुझे होश आया तब मैंने महसूस किया कि मैं अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं पा रहा था। मेरा साथी हवलदार और मेरे घर के लोग मेरे सामने खड़े थे। कुछ देर बाद हवलदार ने मुझे बताया
कि अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर नहीं आया तो उसने घर पर फ़ोन किया था और तब उसे पता चला कि मैं रात भर घर नहीं आया था। इसलिए वो मुझे ढूंढता हुआ उस पुराने घर तक चला आया और तब उसे मैं उस बेसमेंट के अंदर पड़ा हुआ मिला। मैं बच गया था, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे अब भी नहीं मिला था कि वो चौथा व्यक्ति कौन था जिसने पाटिल के परिवार को मारा था, जो उस घर के अंदर ही मौजूद था। इतना करने के बाद भी मैं ये जान नहीं सका कि अलमारी में आखिर क्या था। वो बांसुरी अब भी वहीं पड़ी होगी जहां मैंने उसे छोड़ा था। पता नहीं उसका इस केस से क्या संबंध है। उसी रात मेरे वार्ड की लाइट बंद हो गई। बस बीप बीप की आवाज करती मशीनें चल रही थी। आसपास थोड़ा अंधेरा था और मेरे पेट का ऑपरेशन होने के कारण मैं एक करवट लेकर लेटा पड़ा था। मुझे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आकर मेरे पीछे बैठ गया हो। मैं उस हालत में जरा भी हिल नहीं सकता था। मेरे पीछे जो कोई था उसने मेरे पेट के जख्म को हल्का सा स्पर्श किया और फिर अपनी गंभीर आवाज में कहा, हिलो मत, ऐसे ही पड़े रहो। मैं चुपचाप शांत लेटा रहा। तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं उस रात उस घर में गया था। मैंने भी वो सब देखा है जो तुमने देखा है, लेकिन तुमने वो पूरा खूनी मंजर नहीं देखा। शायद इसलिए तुम बच गए हो। जो भी उस खूनी खेल को पूरा देख लेता है वो जिंदा बाहर नहीं आता। मैं अकेला हूं जो सब कुछ देखने के बाद भी आज तक जिंदा हूं। मैं अकेला हूं जो वहां से जिंदा लौट आया हूं। एक रात जब मैं घर के अंदर छानबीन करने गया था, तब मैंने अपने पास के टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और उसे वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद मैं कमरों की जांच करने लगा। मुझे भी वहां वो बांसुरी मिली थी जो मुझे अतीत की घटनाओं में ले गई थी। वो वही थी, उस बेसमेंट के अलमारी में छुपी हुई। उसके पास एक शक्ति थी जो बांसुरी की धुन से किसी को भी अपने वश में कर सकती थी, पर उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। अपने पिता को वश में कर उसने अपने ही परिवार को मार डाला। वो सौतेली थी, बस सबका प्यार पाना चाहती थी, पर उसे बस नफरत मिली। आपने कभी किसी बच्चे को कोई गलती या शरारत करते देखा है? अगर देखा होगा तो आप जानते होंगे कि जब बच्चे को पता चलता है कि उसने कोई गलती की है, कोई शरारत की है, तो वो अक्सर अपनी गलती छुपाने के लिए कोई मासूमियत भरी हरकत करता है। उस गलती को छुपाने की कोशिश करता है। उस लड़की ने भी वही किया। डाकुओं के जाने के बाद जब उसने अपनी सौतेली मां और बहन की लाश देखी, तब उसे बहुत दुख हुआ। वो रोने लग गई, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने अपने पिता को भी मरने का आदेश दे दिया। वो रात भर घर में यहां वहां घूमती रही, रोती रही, और सुबह जब लोगों की आवाज सुनी तो वो घबराकर बेसमेंट की अलमारी में छुप गई। वो अंदर से इतनी डर गई थी कि फिर उसने वहां से बाहर आने की कभी कोशिश ही नहीं की, और शायद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया था। उस लड़की का नाम निशा था और उसकी छोटी सौतेली बहन, उसका नाम ईशा था। इतना बोलने के बाद मेरे पीछे जो कोई था वो शांत हो गया। मैं इंतजार कर रहा था कि मैं उससे कुछ बात करूं, लेकिन तभी किसी ने मेरे रूम की लाइट चालू की। वो एक नर्स थी। वो मेरे पास आकर कुछ इंजेक्शन भरने लगी। मैंने धीमी आवाज में उससे पूछा, मेरे पीछे कौन है? उसने हैरान नजरों से आसपास देखते हुए कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, कोई नहीं है। मैंने राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे सारे सवालों के जवाब तो मिल गए थे, लेकिन ये आदमी कौन था ये मैं नहीं देख पाया। पर मैंने कहा था ना कि मैं मौत के मुंह से लौट आया हूं। और सच कहूं तो इस तरह पाटिल परिवार के खून का रहस्य मेरे सामने खुल गया। उस बांसुरी की धुन ने न सिर्फ अतीत को जगा दिया था, बल्कि मुझे भयानक सच से रूबरू करवाया था। पाटिल ने अपने परिवार को खुद मार डाला था और उस रात उसकी आत्मा ने ही उसे अंतिम सजा दी।
अब वो रात मेरे दिमाग में एक धुंधली याद बनकर रह गई है। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है कि वो आदमी कौन था जिसने मुझे वो पूरी घटना बताई थी, जो अकेला वहां से जिंदा लौट आया था। और क्या वो छोटी लड़की की आत्मा मुझे फिर कभी बुलाएगी? शायद इस बात का जवाब वक्त ही देगा। तो दोस्तों, ये थी शैतान चौकी की कहानी। हालांकि मैंने इस कहानी का नाम शैतान चौकी रखा था, लेकिन कहानी का ज्यादातर हिस्सा उस पाटिल परिवार के घर के आसपास घूमता है। फिर भी अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।